देश में शायद ऐसा पहली बार होगा जब दिल्ली की एक कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें खास वर्ग की महिलाओं को परेशानी हो सकती है। ये महिलाएं मर्दों को फंसाने के लिए झूठा रेप केस भी कर देती हैं। नाम है इस महिला का त्रिशा खान। त्रिशा खान ने एक संदीप नाम की लड़की पर आरोप लगाया कि उसने होटल के अंदर उसके साथ जोर जबरदस्ती की है और बकायदा उसे अरेस्ट करवाया गया। इसके बाद उस लड़की की जिंदगी तो तबाह हो जाती है, नौकरी चली जाती है, मां को जल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती है और लगभग 6 साल बाद 2019 का मामला था, 2025 आ चुका है। 2025 में भरे कोर्ट के अंदर पता लगता है कि लड़की जज से लेकर वकीलों से लेकर पुलिस वालों तक को सबको बेवकूफ बना रही थी, इस उम्मीद के साथ कि अगर लड़का बचना चाहे तो एक मोटी रकम देकर उसका जमान बंद कर सकता था। लेकिन जब कोर्ट के अंदर पता लगता है कि लड़की झूठी है, मक्कार है, तो जज साहब कहते हैं कि वो सजा जो एक रेपिस्ट होने पर एक मर्द को मिल सकती थी, क्यों ना वो सजा उस लड़की को भी मिले, वो सजा बदनामी उस लड़की को भी मिले एक एक करके। मतलब ये कि जितने साल एक रेपिस्ट जेल के अंदर रहता और ऐसा झूठा आरोप लगाने वाली उस महिला को भी क्यों ना उतने ही साल जेल में रखा जाए। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी और किस तरीके से संदीप ने अपना केस लड़ा, क्योंकि ऐसे मामले में खास तौर पर जो लड़कियां होती हैं वो एक तरीके से उन्हें विक्टिम समझ लिया जाता है, उनका काम सिर्फ होता है आरोप लगाना। लेकिन भरे कोर्ट के अंदर संदीप ने देखा कि उस लड़की के हाथ में कई सारे कट बने हुए हैं। मायने ये कि उस लड़की ने अपने हाथ को काटने की कोशिश की है। संदीप की यही पैनी नजर इस पूरे केस को घुमा कर रख देती है और एक ऐसा केस जिस केस में संदीप को आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी, उस केस में वो भरे कोर्ट के अंदर बाइज्जत बरी हो जाता है। उस पर आरोप लगाने वाली लड़की एक एक कर अपने ही जाल में फंसती चली जाती है। ये जो लड़की है बड़ी शातिर है, ये बकायदा उस लड़के के घर में गांव में पहुंच जाती है और डिमांड करती है कि मुझे माला माल कर दो, मुझे लाखों रुपए दे दो, उसके बाद देखो मैं आपके बेटे को दिल्ली पुलिस के चंगुल से किस तरीके से बाहर निकालती हूं। और ये वही लड़की है जो बार बार स्टेशन में बैठकर ये कह रही थी कि मेरे साथ रेप हुआ है, रेलवे की पुलिस को बुलाओ, दिल्ली की पुलिस को बुलाओ। और फौरन ही उस लड़की के एक बयान के बाद सारी पुलिस फोर्स इकट्ठा होती है, स्टेशन से एक लड़के को उठाया जाता है और उसे 6 साल तक जलीलों वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। क्या है पर्दे के पीछे कहानी, चलिए तफसील से समझते हैं। तो ये जो पूरी वारदात सामने आई है दिल्ली से सटे सोनीपत से ही सामने आई है। और जैसा कि दीपक ने बताया कि दिल्ली की हाई कोर्ट ने साफ तौर पर बोला कि मैडम, जब एक लड़का रेप करता है, कोई पुरुष किसी का रेप करता है, उसे रेपिस्ट बोला जाता है और जैसे उसे सज़ा दी जाती है, ऐसे में जितनी भी महिलाएं हैं जो झूठा रेप केस लगा रही हैं, उनके लिए भी नियम होने चाहिए और उनको भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि आप पर मुकदमा चलेगा, आप पर केस होगा और अब आपको भी झूठा रेप केस लगाने पर सज़ा मिलेगी। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? ये जो लड़की है, जो त्रिशा खान है, इसकी तस्वीर भी आप देखिए, ये किस तरीके से पुरुषों को फंसा लेती थी या फिर उन पर झूठा रेप केस लगाती थी। तो जब इस पूरी बात पर, इस पूरी वारदात पर इन्वेस्टिगेशन की गई, चीज़ें निकालने की कोशिश की गई, तो बहुत सारी जो डिटेल है हमारे सामने आई। सबसे पहले आप एक शख्स की तस्वीर देखिए, ये संदीप दहिया है। ये वही संदीप हैं जिन्हें इस लड़की ने बुरी तरीके से फंसाया था और 2019 से 2025 तक ये कोर्ट कचहरी जेल इसी के चक्कर काटते रहे। अब इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है 2019 में। 20 नवंबर की तारीख थी और जो संदीप हैं उनके मुताबिक फेसबुक पर उन्हें एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है हाय। अब जब वो प्रोफाइल चेक करते हैं तो प्रोफाइल बनी हुई थी त्रिशा राठौर के नाम से। लड़की का नाम त्रिशा खान है लेकिन इसने प्रोफाइल बना रखी है त्रिशा राठौर के नाम से। अब जब संदीप ये मैसेज देखते हैं तो उस पर रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर संदीप बताते हैं कि दोनों में से किसी ने एक दूसरे को रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी, कोई एक दूसरे का फ्रेंड नहीं था, अननोन एक तरीके से एक प्रोफाइल से हाय आता है और वो रिप्लाई कर देते हैं। अब प्रोफाइलिंग जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की बातचीत हो जाती है, बातचीत बढ़ जाती है, अब नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ तक जो है संदीप साफ साफ बता रहे हैं कि उनका वो किस तरीके से लड़की से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नंबर एक्सचेंज होते हैं, हमारे बीच दोस्ती हो जाती है।
बहुत अच्छा एक बॉन्ड भी बन जाता है। और ऐसे में जो लड़की है बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जयपुर से दिल्ली आ जाऊँ और फिर हम वहाँ पर मिलके बहुत सारी मस्ती करेंगे। और इसी के आधार पर एक तारीख तय होती है और कहा जाता है कि 4 दिन बाद मैं जयपुर से दिल्ली आ जाऊँगी और वहाँ पर हम मस्ती करेंगे, मुझे एक मेरे फ्रेंड से कुछ काम है, तो मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन आऊँगी और तुम भी मुझे वहाँ मिल जाना। त्रिशा खान यानी जो त्रिशा राठौर बनकर बातचीत कर रही थी वो संदीप से ये सारी चीज़ें कहती है। अब इतना हो जाने के बाद जो तारीख तय थी, जो समय तय था, उसके आधार पर संदीप अपने एक दोस्त को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां वो त्रिशा को देखता है, उससे मिलता है, बातचीत करता है। तो ऐसे में त्रिशा उसे अखरने लगती है। मतलब ये लड़की उस वहाँ पर जब खड़ी होती है तो बहुत अजीब तरीके के बिहेव करती है, बहुत अजीब तरीके से बातचीत कर रही होती है, जिससे कि संदीप को लगता है कि ये घरेलू लड़की और कुछ उस तरह से इसका जो है रवैया नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फेंक रही थी, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें बोल रही थी, जिससे कोई लेना देना ही नहीं लोगों का। अब ऐसा करके क्योंकि कोई गेस्ट आया है, किसी को आपने बुलाया, तो आप उसे बिठाओगे, कार में बिठाओगे, कहीं आप घूमने जा रहे हो तो जाओगे भी। तो ऐसे में ये जो त्रिशा खान है ये उस गाड़ी में बैठती है जिसमें संदीप आया था। वहाँ बैठने के बाद संदीप बताते हैं कि ये जो त्रिशा है ये अचानक से बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें करने लग गई। ये एक तरीके से आप समझें ना, कुछ कोई बोलता है तो बोलने के तौर पर फेंकना शुरू कर देता है। तो उस तरीके से संदीप बताते हैं कि बोलती है कि इसके बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो इसके दोस्त हैं, मध्य प्रदेश में इसकी बहुत सारे लोगों से दोस्ती है, अगर किसी को फंसाना है तो ये फंसा भी सकती है। तो जब इस तरीके की बातें होने लग गई तब संदीप को थोड़ा डाउट हुआ कि बार बार ये ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई ऐसी मदद चाहिए तो बताओ, तुम्हें किसी को फंसाना है तो बताओ। तो संदीप को थोड़ा थोड़ा डाउट होता है। इस पर वो पूछता है कि मैडम आप मुझे बताइए आप चाहती क्या हैं। अब लड़की बोलती है मुझे वापस स्टेशन ले चलो, यानी कि ये एक आध राउंड मारते हैं जो भी होता है, फिर बाद में लड़की सीधे बोलती है कि तुम मुझे फ़ौरन स्टेशन ले जाओ। अब इस पर संदीप पूछना चाहता है कि आखिर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन लड़की बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करके बोलती है मुझे फ़ौरन तुम फटाफट स्टेशन लेकर चलो। अब ज़्यादा कोई कुछ पूछता संदीप, इससे बेहतर उसे लगता है कि क्यों ना उसे स्टेशन लेकर जाया जाए। अब स्टेशन ले जाने के बाद होता दरअसल ये है कि वहाँ पर जाने के बाद बोलती है कि देखो मुझे वापस जाना, मेरी ट्रेन की टिकट कराओ। बहुत पता किया जाता तो अगली रोज़ की इनकी ट्रेन की टिकट इन्हें मिलती है, यानी इस लड़की को अगली रोज़ वापस जाना था। अब ऐसे में व्यवस्था करनी थी ठहरने की, तो फिर से गाड़ी में बैठती है और इसके लिए एक होटल ढूंढा जाता है जहाँ पर ले जाकर इसे ठहराया जाता है। और उस होटल में जब ये जाती है तो ये संदीप का फ़ोन भी ले लेती है। संदीप का बाकायदा ये कहना है कि वो सीधे तौर पर फ़ोन ले लेती है, एक तरीके से अपने पास रख लेती है। मैं बार बार मांगता हूँ पर मुझे देती नहीं है। और फिर जब अगली रोज़ इसे वापस आना था, मतलब जब जयपुर वापस जाना था, तब ये मेरे साथ स्टेशन पर जाती है। और स्टेशन पर जाने के बाद अचानक टीटी के पास चली जाती है। इसे अपनी गाड़ी में बैठना था, जो इसका ट्रेन आती है उसमें जाना था, ये वहाँ नहीं जाती बल्कि ये टीटी के पास जाती है और वहाँ जाकर बहुत तेज़ तेज़ रोना शुरू कर देती है, बाल बिखेर लेती है, ऐसी चीज़ें करती है जिससे ये लगे कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब जब टीटी पूछते भी हैं तो चिल्ला चिल्ला कर मेरी तरफ उंगली दिखाती है और इशारा करती है कि इस लड़के ने मेरा रेप किया है, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब जब ये सारी बातें होती हैं और फ़ौरन वहाँ पर जो लड़की ये जो ड्रामा कर रही थी, आसपास से लोग गुजर रहे थे, तो वो संदीप को बहुत ही गंदी नज़र से देख रहे थे। वो देख रहे थे कि किस तरीके का लड़का है। और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो भीड़ है वो धीरे धीरे इकट्ठा होती है। और इतने में ये जो लड़की है ये करीब 7 बार 100 नंबर डायल करती है, मतलब पुलिस को करीब 7 बार कॉल करती है। ऐसे में जो रेलवे पुलिस होती है वहाँ पर आती है और जैसे ही लड़की बयान देती है, बोलती है कि इस लड़के ने मेरा रेप किया है, पुलिस कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं समझती, फ़ौरन संदीप का हाथ पकड़ा जाता है और उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब ऐसे में जब संदीप बोलता है कि सर मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं है, मुझे मेरे घर पर इन्फॉर्म करने दीजिए, बात करने दीजिए, आपने मुझे एक लड़की ने कह दिया, आपने मुझे पकड़ लिया, कम से कम मुझे मेरे घर वालों को बताने तो दीजिए। तब किसी तरीके से जो पुलिस वाले हैं वो उस लड़की से फ़ोन लेते हैं, बातचीत कराते हैं परिवार को, और तब परिवार को पता लगता है कि जो उनका बेटा है वो दरअसल एक रेप केस में अरेस्ट हो गया है। माँ जो है वो परेशान हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। वो अपने बेटे से मिलने भी जाती हैं पर रेप का मामला था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पुलिस मिलने भी नहीं दे रही थी। अब होता क्या है, आगे कहानी कैसे कैसे बढ़ती है, तो दरअसल होता ये है कि ये जो पूरी चीज़ें हुई है 19 तारीख से इनकी बातचीत शुरू होती है और अब देखिए बिगड़ती कैसे, 27 यानी 10 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है। 27 नवंबर को होता ये है कि जब ये अरेस्ट भी हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद लड़की जो है वो पहुंच जाती है संदीप के घर उसकी माँ के पास और कहती है कि देखिए माँ जी, मैंने ऐसे केसेस जो है ना बहुत हैंडल किए हैं, आपको पता नहीं होगा पर मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और अगर आप चाहती हैं
कि जो आपका बेटा है वो बच जाए, वो छूट जाए और बहुत आसानी से जेल से बाहर आ जाए, तो इसके लिए आपको मुझे 5 से 7 लाख रुपए देने होंगे। अब माँ जब ये चीज़ सुनती है तो वो कुछ समझ नहीं पाती। वो बोलती कि बेटा इतने कैसे लाऊंगी, किसी तरीके से तुम बताओ, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, क्या हुआ, मुझे समझाओ। फिर से ये जो त्रिशा खान है ये बोलती है कि देखो माँ जी, मुझे आप इमोशनल मत करो और ना मुझसे इतनी सारी चीज़ें पूछो, आप बस पैसों का जुगाड़ करो, आपका बेटा यूं छूट जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर ये लड़की ने ऐसे बोल तो दिया, पर वो भूल गई कि वहाँ पर उस वक्त जो संदीप था उसका एक दोस्त मौजूद था और वो चुपचाप इस पूरे वीडियो की, जिस तरह से वो पैसे मांग रही थी, जिस तरह से कहती यूँ मैं छुड़ा लूँगी दिल्ली पुलिस को, मैं बेवकूफ़ बना दूँगी, आप बस पैसे दीजिए, तो ये सारी जो वीडियो थी वो रिकॉर्ड कर रहा था दोस्त, जो संदीप का दोस्त था वहाँ पर मौजूद होकर सारी वीडियो को बना रहा था। तो एक ये चीज़ हो गई। अब ये सब चीज़ें जब होती गई तो ऐसे में जो संदीप है उसने अप्लाई किया कि उसे कुछ दिनों के लिए घर जाने का मौका मिले, उसको ये कहा जाए, मतलब उसकी माँ बीमार है, ये है, किसी तरीके से उसने कोशिश की कि वह घर जा सके। हाँ, अब उसे बेल के लिए अर्जी लगाता है, बेल मिल भी जाती है और इसके लिए वो कुछ दिन के बाद घर भी जाता है। घर जाने के बाद जब वो देखता है कि जो पड़ोसी हैं उनका रवैया बेहद चेंज हो गया है, वो लोग ठीक से बातचीत नहीं कर रहे, इसकी नौकरी चली जाती है, घर पे खाने को कुछ नहीं रहता, यहाँ तक कि जो गांव के लोग थे वो भी ऐसे बिहेव करते थे, ऐसे दिखाते थे जैसे मानो पता नहीं कौन सा अपराध इसने कर दिया हो और वो सच में संदीप को रेपिस्ट समझने लग गए। अब ये सब चीज़ें होती गई, ये कचहरी के चक्कर लगाता रहा, वकीलों से मिलता रहा, यहाँ तक कि जेल जाता रहा, फिर बेल लेता रहा, ऐसे लंबे लंबे जो साल हैं वो गुजरते चले गए। पैसों का इंतज़ाम भी नहीं हो रहा था कि इतने उस लड़की को दे दिए जाएं। लेकिन अब चीज़ें कैसे बदलती हैं और संदीप को शक कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले तो जो वीडियो दिखा था वो तो था, संदीप को शक क्या होना, संदीप को तो पता ही था कि लड़की क्या कर रही है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे वो सामने ये चीज़ें दिखा पाए। तो पहला उसे मिलता है एक वीडियो और दूसरा उसे समझ में आती है सरपंच की बात। दरअसल जब इस मामले में संदीप अपने सरपंच से मिलता है, उनसे भी बातचीत की जाती है कि देखिए सर मुझे ऐसे फंसाया जा रहा है, गांव का मैं लड़का हूँ, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो सरपंच भी उसे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। दरअसल जो सरपंच हैं इस गाँव के जहाँ पर संदीप रहता था, वो बताते हैं कि कुछ समय पहले एक लड़की का उनके पास कॉल आया और वो रोते रोते बोलती है कि आप इस गांव के सरपंच बोल रहे हैं, दरअसल आपके गांव में एक लड़का रहता है संदीप, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, दरअसल हम एक दूसरे को जानते हैं, वो मेरा दोस्त था, हमारे बीच में झगड़ा हो गया और उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, इसकी वजह से मैंने उसे झूठे रेप केस में फंसा दिया। अब आप मेरी मदद कीजिए, मुझे उसके घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और इसके बाद मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। अब सरपंच ये बताते हैं कि उन्हें लगा शायद लड़की जो है वो सही कह रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, उसे अपनी गलती का पछतावा है और संदीप निर्दोष है, जब वो कह रही है तो वो घर आएगी और माफ़ी मांग लेगी। अब इसके चक्कर में जो सरपंच है वो घर का एड्रेस दे देते हैं और घर का एड्रेस करने पर वो टैक्सी लेकर वहाँ पहुँचती है, सरपंच से मिलती है और सरपंच से ही कहती है कि इनके इतने रुपए होते हैं टैक्सी के, ज़रा इन्हें दे दीजिए। अब ये चीज़ सरपंच को खटकती है कि कोई अननोन शख्स है, तुम उससे एकदम से तुमने उससे एड्रेस तो पूछ लिया, अब तुम अगर उस गांव में आई तो कोई पैसे थोड़ी देगा। सरपंच को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जब लड़की इस तरह से कहती है, वो रो भी रही थी, तो वो पैसे दे देते हैं। अब इतना हो जाने के बाद वो घर पहुंचती है और घर पर पैसे मांगना शुरू करती है। जब सरपंच को ये सब चीज़ें दिखती है, यानी माँ से जब उसने जाके पैसे मांगे थे, जब सरपंच को ये सब दिखता है तो उसे समझ में आता है कि लड़की जो है बहुत बड़ी शातिर है, बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है और पूरी तरीके से इन लोगों को फंसाना चाहती है। यानी सरपंच को सच पता लग गया था, दोस्त ने वीडियो बना लिया था और अब ऐसे करके जब फिर से कई बार जब ये बेल लेता है संदीप और अपने घर आता है तो एक एक करके वो सबूत इकट्ठा करना शुरू करता है। तो ऐसे में सबसे पहले वो त्रिशा खान के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, तो उसे पता लगता है कि जो लड़की उसे त्रिशा राठौर बन के मिली, दरअसल उसका असली नाम तो त्रिशा खान है और तो और सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पर उसके कई सारे अकाउंट हैं जिसमें उसने 7 अकाउंट बना रखे हैं अलग अलग नामों से। कैसे? त्रिशा राठौर, त्रिशा खान, नूनहार, नूनी, शानू खान, नूरी खान, नूना और एक तो उसका नाम त्रिशा खान है ही। तो इस तरीके से उसने अपनी आईडी बना रखी है और तो और अपने जो पिता हैं उनके अलग अलग 2-2 नाम दे रखे हैं। एक आईडी है जिसमें उन्होंने नाम रखा जहांगीर खान, यानी त्रिशा खान के नाम से जो है, या जहाँ पर कंप्लेन हो रही है, जो लिखाती है कंप्लेन कि भाई मेरा रेप हुआ है, वहाँ पर अपने पिता का नाम जहांगीर खान लिखा रही है। और जहाँ इसने त्रिशा राठौर यूज़ किया है वहाँ पर अपने पिता का नाम रजनीश सिंह राठौर ये लिखवा रही है। अब ये सारी चीज़ें
कैसे इकट्ठा की संदीप ने अपने लिए न्याय कैसे मांगा। इस लड़के ने अपने लिए खुद ही जंग लड़ी, अपने लिए खुद वो सारे सबूत इकट्ठा किए जो पुलिस को ढूंढने चाहिए थे, जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था और पता लगाना चाहिए था कि ये लड़की झूठी है। लेकिन नहीं, पुलिस ने नहीं किया, ये सारा काम खुद उस लड़के ने किया। अपने वकील के साथ मिलके मदद मांगी और एक एक करके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, एक एक करके सबूत इकट्ठा किए इस झूठी औरत के लिए जो है त्रिशा खान। अब आप समझिए किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए गए, कौन कौन से वीडियो निकाले गए और कैसे इस लड़की की पोल जो है खुलती है और फिर भरी अदालत में इसे शर्मिंदा किया जाता है और जज इस पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तो एक तरीके से जैसे सीरियल रेपिस्ट हो जाते हैं, सीरियल मर्डर हो जाते हैं, ये लड़की तो पूरी तरीके से कि जो सीरियल रेप केस, जो फेक रेप केस जो फाइलर होते हैं वो है, पूरी तरीके से झूठे रेप केस लड़कों पे लगाती जाती है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करती चली जा रही है। देखिए, ये जो लड़की है, इस लड़की ने सिर्फ महज एक लाइन लिखा था, हाय, और उस हाय का जो जवाब आता है उसके बाद ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी एक हाय से ऐसी शुरू होती है कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है उस लड़के की। ना घर में, ना गांव वाले, खुद नौकरी से भी उसे निकाल दिया जाता है और यहाँ तक कि कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। मदद पैसों से नहीं चाहिए थी, ये उसकी चाहिए थी कि उसकी इज्जत जो है वापस आ जाए और उसकी इज्जत वापस लाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। और कहते हैं कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद कर सके। अब ऐसे में संदीप ने फैसला किया कि तमाम तरीकों से, जो उसके दोस्तों ने कुछ सबूत इकट्ठा किए, कुछ उसने इकट्ठा किए, अपने वकील के साथ इन्होंने सोचा कि हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। होता क्या है, इसके जो ब्लड सैंपल थे लड़की को कई बार कोर्ट में बुलाया गया कि आइए जवाब दीजिए कि आपके साथ कब, कैसे, कहां क्या हुआ। कोई जवाब नहीं आ रहा था। लड़की जानबूझ के इस केस को टालते हुए जा रही थी कि कभी ना कभी लड़के की फैमिली वाले हार मानेंगे और उसे एक मोटी रकम देकर इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। अब घर वालों के तो पैसे थे ही नहीं, घर वाले पैसे दे नहीं रहे थे और इस केस को जानबूझकर टाल मटोल रही थी। होता क्या है, किसी तरीके से इस लड़की का ब्लड सैंपल मिलता है। उस ब्लड सैंपल को जयपुर भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉरेंसिक के पास। पता क्या लगता है, उस फॉरेंसिक से रिपोर्ट आती है कि ये जो लड़की है, ये लड़की तो राजस्थान की जेल में भी बंद है। तब उसकी कुंडली पहली बार इन लोगों को अच्छे से कुछ समझ में आती है। अब क्योंकि राजस्थान की एक जेल से ये बेल के तौर पर बाहर आई थी, तब जाके 30 हज़ारी कोर्ट में ये जाकर वहां पर खड़े होकर अपना बयान देती है। एक कहानी आपको समझ में आ गई। अब होता क्या है, संदीप और जो उसका वकील था, जब भी इस लड़की से आमना सामना होते थे, ये उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखते थे कि कहीं पर कुछ तो सबूत मिल जाए। ये लड़की इतनी शातिर है, इतनी चालाक, दोनों के अंदर गुस्सा था। लेकिन तभी वकील की नजर उसके हाथ पर पड़ती है। हाथ में क्या दिखाई देता है, हाथ में दिखाई देता है कि कई सारे निशान बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि चाकुओं से उसने अपनी हाथ को या कलाई को काटने की कई बार कोशिश की है। अब वो जो जख्म थे वो भर चुके थे। मालूम ये पड़ता है कि शायद ये जख्म ज्यादा नहीं, 4-5 महीने पुराने हैं। अब इस केस में एक बहुत बड़ी एक ऐसी लीड थी जो सिर्फ और सिर्फ संदीप और उसके वकील ने देखी थी। क्योंकि ये राजस्थान की जेल में बंद थी, तो दोनों फैसला करते कि पुलिस वाले तो उनका साथ देने से रहे। तब ऐसे में काम आएगा RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब आपको कोई चीज जानकारी चाहिए तो आप फाइल कीजिए और आपको जवाब कुछ महीनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर मिल ही जाएगा। वकील साहब संदीप के साथ मिलकर जब RTI फाइल करते हैं तो पता क्या लगता है कि 28 अगस्त 2024 को एक पुलिस की प्रेस रिलीज मिलती है। उस पर उन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए, आपको पूरी कहानी अच्छी तरीके से सब समझ में आ जाएगी। क्या लिखा था उस पुलिस के प्रेस रिलीज में, राह चलती लोगों से कार में लिफ्ट लेकर छेड़छाड़ और रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ठगी करने वाली शातिर महिला अरेस्ट। ये जो लाइन थी, ये जो प्रेस रिलीज थी, एक बहुत बड़ी साबित होने वाली थी, सक्सेस साबित होने वाली थी कि एक ऐसी चीज, एक ऐसी लीड जिस पूरे केस की दिशा बदलने वाली थी। उस दिन पुलिस की जांच रिपोर्ट भी मीडिया को हाथ में दी जाती है और कहा जाता है कि जयपुर में एक महिला को छेड़छाड़ और रेप के 1 दर्जन से ज्यादा झूठे रेप केस में पकड़ा गया है। पुलिस ने इसमें सारे मुकदमों की लिस्ट भी बनाई है और लड़की के अलग अलग थानों पर 10 से ज्यादा रेप केस और 3 पर छेड़छाड़ के झूठे रेप केस दर्ज कराने का मुकदमा चल रहा है लड़की पर। 2 आरोपी बरी थे, बाकी केस में भी लड़की के खिलाफ चालान हुआ था।
मतलब ये जो लड़की है वो आदतन अपराधी है। सोचिए, लड़की राजस्थान से निकलकर एक दिल्ली में आकर एक लड़की को फंसाती है, फिर उसके गांव भी चली जाती है एक प्राइवेट टैक्सी बुक कर कर। वही लड़की एक स्टेट में 10 से ज्यादा झूठे रेप केस, 3 से ज्यादा छेड़छाड़ के रेप केस में लड़कों को फंसाकर सलाखों के अंदर बंद कर चुकी है। अब जब सारी चीजें सामने आना शुरू होती हैं तो वकील धीरे धीरे ये पुलिस को जाकर एक चीज नहीं बताते हैं, ये सबूत इकट्ठा करते हैं कि पुलिस तो जो कर रही है, पुलिस तो लड़कों को ही पीटने कूटने में लगी हुई है, कम से कम हम जज से इंसाफ और न्याय लेंगे। ये जो सारे सबूत अब आगे सुनिए क्या होता है। आरटीआई में पहली बार पता लगता है कि जो लड़की है इसका नाम त्रिशा खान है, क्योंकि फेसबुक पर अलग अलग नाम थे। ऐसे में त्रिशा राठौड़ बनके जब इस संदीप से बात किया गया तो त्रिशा खान की असली पहचान सामने नहीं आई थी। तब पहली बार पता लगता है कि जो त्रिशा खान है ये तो एक आदतन अपराधी है। अब यहां पर क्या होता है, त्रिशा खान ने कैमरे के सामने अपना गुनाह कबूला। त्रिशा ने 28 मार्च 2024 को कोर्ट में पूछताछ हुई, लड़की से सवाल किए गए और उसने क्या जवाब दिया, बिल्कुल हूबहू, मैं आपको कोई अलग चीज नहीं बता रहा हूं, कोर्ट के अंदर क्या सवाल और जवाब हुए उसको ध्यान से सुनिए। वकील पूछते हैं, आपने पहले कभी किसी के खिलाफ रेप केस किया है? लड़की क्या जवाब देती है, हाँ मैंने पहले भी 3 अलग अलग लोगों के खिलाफ 3 रेप केस किए हैं। अपने आप में बड़ी चीज है। वकील फिर आगे पूछते हैं, आप कभी जेल में रही हैं? लड़की कहती है, हाँ पंजाब और राजस्थान की जेल में रही हूं। कोर्ट के अंदर खड़े होकर 2 स्टेट में तो अपना काम कर चुकी है, तीसरे स्टेट में कि जो वकील जब पूछताछ करते हैं, पहली बार लड़की को भी अजीब लगा कि ये वकील को इतनी सारी चीजें कैसे पता लग गई, मैंने तो दूसरे स्टेट में सारे काम किए थे। अब फिर वकील से पूछता है, त्रिशा को दिल्ली के दरियागंज में किए गए पुराने केस के कागज दिखाया गया जिसमें एफआईआर नंबर 489/15 पुलिस स्टेशन दरियागंज। लड़की कहती, हाँ मैंने ही एफआईआर कराई थी, ये शिकायतकर्ता मैं ही हूं। वकील फिर क्या पूछते हैं, सोचिए दरियागंज दिल्ली का एक इलाका है, उस इलाके में रेप का केस दर्ज करवाया गया। क्या दरियागंज में जिस व्यक्ति के खिलाफ रेप का केस किया था वो बरी हो गया है? लड़की कहती है, मुझे नहीं पता कि आरोपी इस केस में बरी हो गया है। लड़की ने खुद आरटीआई की कॉपी और जयपुर पुलिस की प्रेस रिलीज में सामने मुकदमे होने की बात को कंफर्म कर दिया था। अब ये जिस तरीके से मान लीजिए किसी के साथ रेप जैसी कोई आप इल्जाम लगाते हैं, आप पता ना करेंगे कि उस लड़के के साथ क्या हुआ, उस लड़के को आप जेल के अंदर सड़ाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर देंगे। यहाँ पे लड़की कोर्ट में खड़े होकर कह रही है, मुझे नहीं पता उस रेप केस में छूटा या बरी हुआ या सजा मिल गई होगी, मुझे थोड़ी पता, मुझे क्या करना उस लड़के के साथ, मेरा काम था इल्जाम लगाना। उसका पुलिस और फिर जो काली कोर्ट वाले हैं वो अपना काम करके उसे सलाखों के पीछे डाली देंगे। ये जो मानसिकता थी इस लड़की की, इस मानसिकता की वजह से कितने लड़कों की ही जिंदगी यूं ही बर्बाद हो चुकी होगी। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस को पता लगता है कि ये जो लड़की है ये आदतन हर बार हर लड़कों को फंसाने के लिए एक मोटी और अच्छी खासी रकम इस्तेमाल करती है। अब होता क्या है, 2019 में इस लड़की पर आरोप लगा, जब इसकी कुंडली खंगाली गई तो उसी कोर्ट में, जो 30,000 कोर्ट है, उसी कोर्ट में 2018 में भी कुछ इसी तरीके से इसने एक लड़के पर झूठे रेप केस का मुकदमा किया था। उस केस में लड़के को छोड़ दिया गया। जब ये सारे सबूत जज साहब के सामने पेश किए गए तो एक तरीके से करारा तमाचा था उस पुलिस के ऊपर, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक लड़की को रेपिस्ट साबित कर चुके थे। यहां पे एक रेपिस्ट जो कि था ही नहीं, उसका वकील, उसके दोस्त सब मिलकर ऐसे सबूत इकट्ठा करते हैं एक शातिर लड़की के खिलाफ, तब जाकर कोर्ट में मारने पीटने की भी जरूरत नहीं पड़ी लड़की को। लड़की ने देखा कि सारे सबूत तो उसके खिलाफ है, उसने तुरंत ही अपना गुनाह कबूल कर लिया भरी कोर्ट के अंदर और कहा कि हाँ इन सब के पीछे मैं ही हूं और मेरे ही दिमाग की उपज है ये सारे झूठे रेप केस, क्योंकि मुझे लगा था कि इससे ज्यादा और इससे आसानी से पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था कुछ ऐसी है कि आप इल्जाम लगाइए, उसके बाद देखिए नाच होगा, नाच के बदले आप पैसे लुटाइए, तब जाके वो नाच बंद होगा। और कुछ इसी तरीके से इसने परिवार को बदलाने की कोशिश की, ढूंढ किया, रोना धोना किया ताकि परिवार से मोटा पैसा मिल सके, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं। अब तब जाकर जज को गुस्सा आता और कहते हैं कि जो लड़की है इस लड़की के ऊपर भी उतनी ही सजा इसको दी जानी चाहिए जितनी एक सजा एक रेपिस्ट लड़के को मिलती है। हमारा तो यह कहना है कि जिन जिन लड़कों पर इसने रेप का, छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाया है, उन लड़कों को जितनी सजा होती उतनी सजा इस लड़की को भी मिले। हर एक लड़के पर, अगर उसने 5 लड़कों पर लगाया है तो उन 5 लड़कों की सजा भी इस लड़की को मिलनी चाहिए। हमारी तो
ये दरख्वास्त है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जो लड़की है सलाखों के पीछे है और हमारा मकसद आप तक ये पहुंचाना था कि जिस तरीके से हमारे आपके इसमें जितनी भी हम वीडियोस आप बनाते हैं, आप कहते हैं कि देखिए लड़कियों को तो छोड़ दिया गया है, लड़कियों को कोई चीजें नहीं मिलती, वो झूठा रेप केस का लगाकर निकल जाती हैं। लेकिन इस केस में शायद ये पहली बार होगा जब एक लड़की के लिए कहा गया कि उस लड़की को भी उतनी ही सजा मिले जितनी एक झूठे रेप केस में एक रेपिस्ट को सजा मिल सकती थी। तो फिलहाल के लिए डिकोडिंग क्राइम में इतना ही, आगे देखते रहिए क्राइम तक।